हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे जीएसटी के लेक्चर के साथ। कल हमने शुरुआत की थी जीएसटी की इंट्रोडक्शन के बारे में, मैंने आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए। आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर ही कंटिन्यू करेंगे एंड वील ट्राई टू कंप्लीट द मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ द टॉपिक्स विच आर गिवन इन दिस चैप्टर। सो शुरू करते हैं पेज नंबर 1 से। अब देखो, इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, काफ़ी सारी चीज़ें थियोरेटिकल हैं एंड रिपीटेटिव भी है। तो क्योंकि मॉड्यूल के बेस पे अपना कंटेंट यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें अगर रिपीटेड है भी तो मैंने रहने दी है, तो इट इज़ ओके। मैं आपको बताता जाऊंगा कि क्या चीज़ें मैं कल आपको समझा चुका हूँ, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए। तो जो नए पॉइंट्स है ना, मैं अभी वही डिस्कशन में लेने वाला हूँ, रिपीटेशन कुछ नहीं कर रहा हूँ। पेज नंबर 1 पूरा आपके लिए है, उसमें मेरी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं पेज नंबर 2 पे, जहाँ पे कुछ नया पॉइंट है and it is regarding some articles which have been inserted in the constitution by the amendment which is done for the purpose of GST। GST के लिए आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल A जो पहले इंसर्ट किया गया। देखो, आर्टिकल 246 तो है, अब उसके बाद कोई अमेंडमेंट के थ्रू अगर आर्टिकल ऐड होगा और उसके साथ साथ ऐड करना है, तो बीच में उसको नया नंबर कैसे देंगे? 247 उसको नंबर दे दिया और जो ओरिजिनल 247 था उसको 248 कर दिया। ऐसे नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? अल्फाबेट्स का यूज करके 246 कैपिटल ए इस तरीके से फ्रेम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बोला है सबसे पहले कि आर्टिकल 246 कैपिटल ए जो है वो 246 को ओवरराइड करता है। फिर ये बताया कि स्टेट्स कैन लेवी टैक्स ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। तो आर्टिकल 246 ए पहले तो ये परमिशन दे रहा है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो भी जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो एसजीएसटी कलेक्ट हो रहा है या होने वाला था 2017 से जैसे स्टार्ट हो रहा था, तो एसजीएसटी का पावर स्टेट गवर्नमेंट को किसने दिया? आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए ने। ठीक है, ये पॉइंट है। इसके बाद बोल रहे हैं कि इंटर स्टेट सप्लाईज पे सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर रहेगा, ये यहां भी क्लैरिफाई किया। और 269 कैपिटल ए में भी फर्स्ट पॉइंट वही बोल रहे हैं। फिर 269 कैपिटल ए की अगर हम आगे बात करें तो बोला कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ना, उसको डीम टू बी इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। ऑब्वियस है, इंट्रा स्टेट हम बोल भी नहीं सकते, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया से अगर आप कोई गुड्स या इंपोर्ट कर रहे हो, वो इंट्रा स्टेट कैसे हो सकता है? वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसको इंटर स्टेट बोलेंगे ऑब्वियसली, और उसके ऊपर अगर कोई जीएसटी लगना है तो वो होगा आईजीएसटी। आगे, आईजीएसटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। इसका मतलब ये है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट फंड कलेक्ट करती है आईजीएसटी के नाम पे, उन पैसों का वो क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी का जो फंड है वो पास ऑन कर देगी किसको? टू द स्टेट्स ऑल्सो एंड टू द यूनियन टेरिटरीज ऑल्सो। अब इसमें कैसे होता है, जब स्टेट गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है कि हमारे स्टेट का इतना खर्चा है, इतना हमारा रेवेन्यू है, इतने एक्सपेंडिचर्स हैं और इतना पैसा हमें और चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, हमने आईजीएसटी कलेक्ट किया, हमने सीजीएसटी कलेक्ट किया, हमने इनकम टैक्स कलेक्ट किया, ये सब पैसों का हम करेंगे क्या? तो जितना हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए ज़रूरत है वो तो हम रखेंगे, बाकी का पैसा आप स्टेट्स को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये वो सिचुएशन है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट टू डिटरमाइन प्लेस एंड टाइम ऑफ सप्लाई। ऑब्वियसली ये प्लेस एंड टाइम ऑफ सप्लाई की जो बात है, आगे हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई, फिर आएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई और लास्ट में आएगा आईजीएसटी में प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये मैं आपको वहां पे बताऊंगा। अभी मैं डिटेल में जा नहीं रहा हूं क्योंकि वो चीज अभी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। नेक्स्ट बोला है आर्टिकल 279 कैपिटल ए। इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको अगर शॉर्ट में बता दूं, कल मैंने आपको समझाया था जीएसटी काउंसिल क्या होता है। तो जीएसटी काउंसिल की जितनी भी स्टोरी थी वो सारी स्टोरी यहाँ पे इस आर्टिकल 279 कैपिटल ए में कवर हो रही है। ठीक है, तो ये जो फेडरल बॉडी बोल रहे हैं ना, जो कंस्टिट्यूट की 15 सितंबर 2016 को, ये फेडरल बॉडी कौन सी है? जीएसटी काउंसिल। ये आप शॉर्ट में वहां पे लिख के रख सकते हो, साइड पे नोट कर लो उसको। क्लियर है? अब मैंने आपको बताया था कि इसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब मेंबर्स होते हैं, वो दिया हुआ है। फिर बोला है कि जो वोटिंग होती है, जीएसटी काउंसिल जो भी डिसीजंस फाइनल करती है वो 3/4 मेजोरिटी से पास करना जरूरी है। अदर देन दैट ये बोला है कि जो वोटिंग होती है उसमें वेटेड वोट्स होते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो वोट्स अवेलेबल है दैट इज 1/3, मतलब 1/3 उसका वेट है। स्टेट्स के पास जितने भी वोट्स अवेलेबल है उसका वेट 2/3 है, तो 1/3 वैल्यू सेंटर के वेट वोट की मानी जाएगी और 2/3 वैल्यू स्टेट्स के वोट की मानी जाएगी। और ये लोग जब अपना अपना वोट कर लेंगे तो ये वेटेड वोट्स को कैलकुलेट किया जाएगा। 3/4 मेजोरिटी अगर बनती है तो डिसीजन पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ये बोला। लास्ट पॉइंट, ऑल पावरफुल बॉडी टू रिकमेंड ऑन न्यूमरस इश्यूज। ये भी पावरफुल बॉडीज कौन है पता है? पावरफुल बॉडीज में
ऐसा बोलना चाह रहे हैं वो कि कोई भी बिजनेस अगर चल रहा है इंडिया में तो उस इंडस्ट्री की एक एसोसिएशन होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ध्यान रखती है कि उनकी इंडस्ट्री ठीक से काम करे। जैसे हम बात कर रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होगी, उनकी एसोसिएशन होगी, पूरे साल का जो भी डेटा है वो अवेलेबल होगा कि उन्होंने कितनी गाड़ियां कौन सी कंपनी ने सेल की है, क्या स्टैटिस्टिक्स है, वो सब अवेलेबल होंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो टेक्सटाइल की अपनी एसोसिएशन है, डायमंड इंडस्ट्री है तो उनकी अपनी एसोसिएशन है, चेंबर ऑफ कॉमर्स है। ये सारी एंटिटीज कहीं ना कहीं एक मेजर और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। रियल एस्टेट लॉबी है, रेस्टोरेंट और जो भी थिएटर्स हैं उनके अपने ग्रुप है। तो जब उनको लगता है कि जीएसटी में कहीं कुछ सुधार की जरूरत है और हमारे पास कुछ रिकमेंडेशंस हैं, सजेशंस हैं, जिससे हमारी इंडस्ट्री भी इकोनॉमिकली बूस्ट हो सके, तो ऐसे सजेशंस, ऐसे रिकमेंडेशंस जो है ये एसोसिएशंस किसको दे सकती हैं? जीएसटी काउंसिल को। क्लियर? फिर वो उस पर वर्क करेंगे और अपनी मीटिंग्स में डिसीजन लेंगे कि भाई ये प्रपोजल आया है और देखो अब इस पर क्या करना है, तो ये हो सकता है। आगे बोल रहे हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हिस्ट्री बता रखी है कि पुराने कौन कौन से टैक्सेस थे और उनके क्या नाम थे, ये हमने डिस्कस किया था कल। अच्छा, इसमें अगर कुछ याद रखना हो तो ये शेड्यूल नंबर दे रखे हैं। ये आप याद रख सकते हो कि कस्टम ड्यूटी का जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 7 शेड्यूल के एंट्री नंबर 83 में मिलेगा। ये सब चीजें जो है इस तरीके से याद क्यों रखनी पड़ रही है? बिकॉज एग्जाम में जो एमसीक्यू वो पूछ रहे हैं ना, उसमें ऐसे मेमोरी बेस्ड एमसीक्यू पूछ रहे हैं, स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं। तो आपका नॉलेज अपनी जगह है, मेमोरी पावर जो है वो टेस्ट किया जा रहा है, तो इसके लिए फिर हमें ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अब कंसेप्ट कुछ नहीं है भाई, एंट्री नंबर 83 में कस्टम क्यों है और 84 में सेंट्रल एक्साइज क्यों है, इसका आंसर नहीं है। 95 क्यों नहीं है, 72 क्यों नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो नंबर है वो याद रखना पड़ेगा। अगर पूछ लिया एग्जाम में तो वो एक एमसीक्यू आपका चला जाएगा। और पूरे पेपर में मतलब ऐसे एमसीक्यूज का टोटल वेटेज देखें तो 10 to 15% हो जाता है, तो ज्यादा वेटेज है इसका, इग्नोर करने जैसा नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो पेज है, पेज नंबर 4, उस पर मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी मैं आपको डिटेल्स दे चुका हूं सारी। आगे बढ़ते हैं पेज 5 पे। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसमें बोल रहे हैं कि जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, मल्टी स्टेज टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, ऐसा हम बोल सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब इसमें सब कुछ कवर हो जाता है, हर एक टाइप के गुड्स और सर्विसेज के ऊपर बात होती है। मल्टी स्टेज टैक्स की अगर अपने बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि गुड्स जितने हैंड्स से पास ऑन होंगे हर एक पॉइंट पे जीएसटी लगेगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि जैसे सप्लाई चेन होता है, मैन्युफैक्चरर पहले रॉ मटेरियल खरीदता है, उसका बिल पे करता है, उस पर वो भी जीएसटी भरता है, फिर मैन्युफैक्चरर गुड्स आगे होलसेलर को बेचता है, तब वो होलसेलर से जीएसटी कलेक्ट करता है, फिर होलसेलर रिटेलर को बेचता है तो वो रिटेलर से जीएसटी कलेक्ट करता है, रिटेलर कंज्यूमर को बेचता है तो कंज्यूमर से जीएसटी कलेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें होती है। तो कॉम्प्रिहेंसिव, मल्टी स्टेज, डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव मैंने बता दिया, मल्टी स्टेज बता दिया, डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब कहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है वहां पे टैक्सेबिलिटी होगी। तो एंड कंजम्पशन जो है वो मैटर करता है, ये ध्यान रखना है। अब ये जो मल्टी स्टेज वाला पॉइंट है, इसके बारे में मैं आपको एक एग्जांपल देके भी समझा देता हूँ कि किस तरीके से होगा। उससे पहले नीचे के पॉइंट्स में मैं आपको बता दूं, ये जो हिस्ट्री ऑफ जीएसटी है, मैंने आपको बताया था 1999 2000 जब पहली बार जीएसटी अप्लाई किया उन्होंने, या बिल प्रेजेंट किया था, नॉट अप्लाई किया लेकिन बिल प्रेजेंट किया गया, फिर उसके बाद 18 ईयर्स लगे इसको इम्प्लीमेंट होने में। तो ये जो 18 ईयर की हिस्ट्री है ना, ये पूरी आपके सामने अगले 2-3 पेजेस में दे रखी है। इसमें रटने वाली चीजें हैं। फाइनली जो अप्रैल 2017 में हुआ और फिर जब एक्ट पास हुआ आगे जाके, तो वहां तक की पूरी हिस्ट्री है। जो भी डेट्स एंड ऑल वो आपको पूछते हैं, तो इसमें मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं कि मैं आपको ये बोलूँ कि इसको मत पढ़ो। अब डेट्स हैं, मैं पढ़ के सुना सकता हूँ, बट उस पर हम टाइम वेस्ट क्यों करें, क्योंकि एक बार आपको इसको खुद से पढ़ के याद तो करना ही है। तो आपका अप्रोच यहाँ पे क्या रहेगा वो समझ लो। आप इसको अभी भी एक बार रीड कर लो, आज जब मेरे साथ अभी पढ़ रहे हो। एक बार जब आप डाउट सॉल्विंग के लिए या टेस्ट के लिए प्रिपेयर करोगे तभी भी पढ़ लेना, रिवीजन के टाइम पे भी पढ़ना। तो ऐसी रटने वाली चीजें एक बार पढ़ के याद नहीं होती है, बार बार पढ़ के याद होती है। क्लियर है? तो बस वो बेसिक फॉर्मूला या जो बेसिक फंडा है वो हमें यहाँ पे यूज करना है। अब आगे देख लेते हैं ये कॉम्प्रिहेंसिव, मल्टी स्टेज, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ये एग्जैक्टली क्या चीज है, इसको क्लियर आउट कर लेते हैं। चलिए तो देख लेते हैं ये मल्टी स्टेज टैक्स वाला कैलकुलेशन कैसे होता है। मैं एक एग्जांपल आपके सामने फ्रेम कर रहा हूँ और उसके थ्रू आपको ये समझ में आ जाएगा। देखो ऐसा कुछ है, चेन में हम कुछ
सप्लायर्स को इन्वॉल्व करते हैं, उनके बीच में गुड्स को एक्सचेंज करवाते हैं जिससे एक क्लैरिटी आ जाए। मिस्टर ए ये चेन में पहला बंदा है, अपने मान के चल रहे हैं सब ट्रेडर्स है, होलसेलर्स, रिटेलर्स, इस तरीके से, तो भले ये मैन्युफैक्चरर है आप ऐसा भी मान लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसने मिस्टर बी को गुड सप्लाई की। मिस्टर बी के लिए उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 1000 रुपये। हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर जीएसटी का रेट है 5% जो गुड्स है उसके ऊपर, तो टोटल अमाउंट जो है वो कितना हो गया, 1050। अब मिस्टर बी ने मिस्टर ए को जीएसटी के नाम पे कितना पैसा दिया, 50 रुपए। टोटल बिल उसने भरा 1050, तो उसमें जीएसटी के नाम पे उसने कितना पैसा दिया, 50 रुपए। आगे देखते हैं इसके बाद। अब मिस्टर बी जो है वो खुद भी ट्रेडर है, वो कंज्यूमर नहीं है, तो उसने ये गुड्स आगे सेल कर दिए टू मिस्टर सी। ठीक है, अब मिस्टर सी जो है उसके लिए जो कॉस्ट है वो है 1500 रुपीज। मतलब मिस्टर बी ने मिस्टर सी को जब गुड्स बेचा तो कितने पैसे चार्ज किए, 1500 रुपए। अब जीएसटी तो इस पे भी लगने वाला है 5%, मल्टी स्टेज टैक्स है। अब ये अमाउंट कितना बन जाएगा, 75, टोटल बिल 1575। अब इसका मतलब ये कि मिस्टर सी ने मिस्टर बी को कितना जीएसटी पे किया, 75। यहां तक आपको समझ आया। अब मैं बात करने जा रहा हूं मिस्टर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप मिस्टर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझो कि उसने आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया 75 रुपीज। जो उसने आउटपुट बेचा मिस्टर सी को, उस पर उसने जो जीएसटी कलेक्ट किया वो कितना, 75 रुपीज। बट उसने ऑलरेडी पीछे मिस्टर ए को 50 रुपए इनपुट टैक्स चुकाया भी है, क्योंकि उसके लिए वो गुड्स इनपुट थे जब उसने खरीदे, और उसके ऊपर उसने 50 रुपीज का जीएसटी पे किया। अब मिस्टर बी, अच्छा मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि गवर्नमेंट की भी कमाई अपनी जगह चलती रहेगी। अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट के हिसाब की, तो भाई गवर्नमेंट का क्या कलेक्शन हुआ, तो पहले आप ये समझो कि मिस्टर ए ने ये जो 50 रुपए कलेक्ट किए थे वो 50 रुपए उसने गवर्नमेंट को दे दिए होंगे कि लो मैं बी से 50 रुपए लेके आया, आप ले लो। तो मिस्टर ए की तरफ से उसके हाथ से गवर्नमेंट को 50 रुपए मिले। अब मिस्टर बी की बात जब हम कर रहे हैं तो इसने आउटपुट टैक्स के नाम पे कितना पैसा कलेक्ट किया, 75 रुपीज। बट इसने खुद पीछे 50 रुपए भरा भी तो था, और जीएसटी एंड कंज्यूमर पे लगने वाला टैक्स है, बाकी इंटरमीडियरीज पे नहीं। तो इंटरमीडियरी क्या करेंगे, अपना हिस्सा निकाल लेंगे, मतलब जो उनका पैसा फंसा हुआ है जीएसटी के नाम पे वो रिलीज कर लेंगे। तो जो 75 इसने कलेक्ट किया उसके सामने मिस्टर बी क्या करेगा पता है, जो उसने इनपुट टैक्स भरा था ना पीछे 50 रुपए, वो पहले साइड पे रख लेगा कि भाई मैं मेरे 50 तो निकाल लूं, मैं थोड़ी ना कंज्यूमर हूं, मैं तो सप्लायर हूं। तो उसने अपने 50 रुपए जो उसने पीछे भरे थे वो साइड पे निकाल लिए। अब बाकी के जो 25 है, उन 25 रुपयों का मिस्टर बी क्या करेगा, वो उसके हक के पैसे नहीं, वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को जाके पे कर देगा, बोलेगा कि लो ये आपके पैसे आप रख लो, मुझे नहीं चाहिए। तो मिस्टर बी की तरफ से गवर्नमेंट को कितना पैसा पहुंचाया जाएगा, 75 रुपीज नहीं, सिर्फ 25 रुपीज। आया है समझ में। अब देखो आगे बढ़ते, मैं चेन कंप्लीट करता हूं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। फिर इसके बाद मिस्टर सी ने क्या किया, ये गुड्स आगे बेच दिए मिस्टर डी को। अच्छा कितने में बेचे, अमाउंट ले लेते हैं 2000 रुपीज, और उस पर जीएसटी 5%, मतलब 100 रुपए, 2100 रुपीज का बिल बना। मिस्टर डी ने मिस्टर सी को जीएसटी चुकाया। कितना जीएसटी चुकाया, 100 रुपीज, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो 100 रुपीज जीएसटी मिस्टर डी की पॉकेट से गया टू मिस्टर सी। अब हम मिस्टर सी की बात करते हैं। मिस्टर सी के लिए आउटपुट टैक्स कितना है जो उसने कलेक्ट किया, 100 रुपीज। बट मिस्टर सी ने भी इनपुट टैक्स पे किया था, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो उसके लिए इनपुट टैक्स कितना है, 75 रुपीज। तो वो अपना 75 निकाल लेगा, बाकी कितना बचा, 25। वो 25 रुपए का मिस्टर सी क्या करेगा, गवर्नमेंट को जाके सबमिट कर देगा। आया ये समझ में। अब हम ये मान लेते हैं, यहाँ चेन को रोक देते, मिस्टर डी कंज्यूमर है और इसके आगे वो किसी को सप्लाई नहीं कर रहा, और ये 2000 रुपए के गुड्स उसने खुद ही यूज कर लिए, खुद ही कंज्यूम कर लिए। तो अब ये 100 रुपए जो उसकी जेब से अभी गए हैं, ये पासिंग द पार्सल है, होता है ना, म्यूजिक बजता है, पार्सल अपने पास ऑन करते रहते हैं, जहां म्यूजिक स्टॉप हुआ वहां पे जो है जिसके हाथ में पार्सल होगा वो आउट हो गया। तो यहाँ पे भी वही चीज है, ये एक दूसरे को टोपी पहना रहे हैं। जो टोपी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पहनाई, वही टोपी मिस्टर बी मिस्टर सी को पहना रहा है, और मिस्टर सी मिस्टर डी को टोपी पहना रहा है। तो ये इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब 100 रुपीज जो है आउटपुट टैक्स मिस्टर डी से कलेक्ट किया मिस्टर सी ने,
अपने 75 निकाल लिए, बाकी के 25 चुका दिए। अब ये मिस्टर डी फंस गया, आगे अगर ये बेचेगा नहीं तो ये 100 रुपए तो इसकी जेब से चले गए। अब आप ये देखो कि ये पूरे चेन में मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी की पॉकेट से एट द एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन कोई जीएसटी गया क्या? हाँ, टेम्पररीली गया होगा ऐसा आप बोल सकते हो कि मिस्टर बी ने पहले 50 रुपए भरे, बट फिर जब 75 आए तो उसने अपने 50 निकाल भी तो लिए ना, ये रहे, ठीक है। तो एंड में तो उसकी पॉकेट से 25 रुपए गए, वो भी खुद की जेब से नहीं, जो मिस्टर सी से कलेक्ट किए थे वही, मतलब मिस्टर बी की अपनी जेब से तो कोई पैसे नहीं गए। बी ने सी से 75 कलेक्ट किए, अपने 50 जो उसके फंसे हुए थे वो निकाल लिए, ऊपर के 25 जो उसकी जेब से लगे भी नहीं थे वो उसने गवर्नमेंट को पास ऑन कर दिए। ऐसे सबने किया है। अल्टीमेटली मिस्टर ए, जिसकी पॉकेट से कोई जीएसटी पहले ही गया नहीं था, उसने तो बी से लेके सरकार को दिए थे, तो मिस्टर ए फ्री हो गया, मिस्टर बी फ्री हो गया, मिस्टर सी फ्री हो गया, लेकिन मिस्टर डी फंस गया। इसने आगे गुड्स बेचा नहीं तो ये फंस गया, ठीक है। तो इसके 100 रुपए इसकी जेब से गए, नुकसान इसका हो गया क्योंकि ये एंड में कंज्यूमर है। और आप देख लो सरकार को कितने पैसे मिले, ये कितना हो रहा है, 100 रुपीज ही हो रहा है ना। देखो मैच होना ही था, ये जो सरकार को 100 रुपीज मिले ना वो यही वाले 100 है, आप ऐसे समझ लो। उनको इंस्टॉलमेंट्स में मिले, पहले 50, फिर 25, फिर 25, टोटल 100। आगे है समझ में? तो ये कंडीशन है जिसका आपको ध्यान रखना है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? आ गया, पूरा क्लियर हो गया ये? तो ये है इस तरीके से मल्टी स्टेज टैक्स वाला पूरा कैलकुलेशन जो आपको ध्यान में रखना है। और आगे देख लेते हैं इसके बाद अब और क्या कंडीशंस बची हैं चैप्टर में, वो भी कवर कर लेते हैं। हिस्ट्री का मैंने आपको पॉइंट बता दिया है। अब वो एग्जाम्पल चाहो तो एक बार उसको पॉज करके आपके नोट्स में लिख लो, उसको सेव कर लो और अच्छे से उसको नोट डाउन कर लो ताकि आपके ध्यान में रहे। तो ये जो 50 रुपये और इसकी जो मैं बात कर रहा था, जैसे 50 रुपीज़, ये 75 रुपीज़ जो इन्होंने अपने निकाल लिए इनपुट टैक्स, इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी क्रेडिट। ये क्रेडिट कैसे लेते हैं ये शॉर्ट में समझा दिया मैंने। आगे फिर जब सेक्शंस में पढ़ेंगे तो फिर से मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। सेक्शन नंबर 16 से लेके सेक्शन नंबर 18 है, उसके अंदर हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी काउंसिल नेक्स्ट टॉपिक वही है। मैंने आपको बताया कि भाई जीएसटी काउंसिल के बारे में 279A आर्टिकल है और उसके अंदर चीजें ऐड की गई है। तो ये सब कुछ इसके अंदर डिटेल में एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में दिया है जो मैंने आगे आपके साथ डिस्कस किया। अगेन रिपीट टॉपिक है, तो पेज नंबर 8, पेज नंबर 9 ये आपको खुद से रीड करना है। कोई डाउट्स होंगे आप पूछ सकते हो। पेज नंबर 9 पे आगे जो अमेंडमेंट्स के पार्ट्स है, ये टॉपिक अभी आज का अपना नहीं है डिस्कशन का, मैं ये अगले लेक्चर में लेने वाला हूँ। अमेंडमेंट टू 6 शेड्यूल, 7 शेड्यूल, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे, आज का टॉपिक ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 11 पे, कॉम्पनसेशन टू द स्टेट्स फॉर डेफिसिट इन टैक्स कलेक्शंस। कल मैं बता रहा था जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, अगर आपके ध्यान में हो, ये वही टॉपिक रिपीट किया हुआ है, तो आप इसको टिक करके रख सकते हो कि ये हो चुका है हमारा। पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई देखो हम नया कानून ला रहे हैं, जीएसटी इतना बड़ा रिफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें भी पता है कि कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में कुछ गलतियां, कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली है। और गलतियां इन द सेंस के रिफॉर्म्स की वापस जरूरत पड़ेगी कि जीएसटी एक्ट लगाने के बाद भी उसमें छोटे छोटे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो छोटे छोटे चेंजेस करने का हमें पूरा मौका मिलना चाहिए। हम रेडी हैं चेंज करने के लिए, हम पॉजिटिवली इसको अप्रोच कर रहे हैं। और एक्ट अप्लाई होने के बाद अगले 3 साल का टाइम हमने मांगा है आपसे कि हमें बार बार चेंजेस करने का मौका देना, थोड़ा पेशेंस रखना, ताकि जीएसटी को हम बेस्ट वे में आपके सामने प्रेजेंट कर सके। तो ये अच्छी बात है, एक पॉजिटिव आउटलुक है जो गवर्नमेंट ने दिखाया है और ये बहुत रेयर होता है ऐसा, ठीक है। आगे बढ़े। फ्रेमवर्क वाला टॉपिक रिपीट है, फीचर्स वाला टॉपिक भी रिपीट है, इसमें भी कुछ नया नहीं है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। टैक्सेबल इवेंट जो ये आपको दिख रहा है, टैक्सेबल इवेंट के बारे में मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ आगे। नेक्स्ट चैप्टर पूरा जो है वो इसी के ऊपर है, तो अभी इसके ऊपर हम नहीं जा रहे हैं, ये अभी के लिए पेंडिंग है, लेकिन अगले चैप्टर में पहले यही कवर होने वाला है। एक्ट और सेक्शन की बात कर रहे हैं जीएसटी लॉ में। मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा एक्ट जो है वो सीजीएसटी का एक्ट है। इसमें 174 सेक्शंस है, 3 शेड्यूल्स है, 162 रूल्स है। यूटीजीएसटी में आप देख लो छोटे छोटे एक्ट हैं ये सारे, 26 सेक्शन, 25 सेक्शन, 14 सेक्शन, तो ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, व्हाट इज द डुअल जीएसटी मॉडल। अपने इंडिया फॉलो कर रहे हैं ना, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, सेंट्रल भी कलेक्ट करेगा, स्टेट भी कलेक्ट करेगा, इसको कॉन्करेंट मॉडल बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कॉन्करेंट डुअल जीएसटी मॉडल का मतलब कि इंडिया में सेंट्रल एंड स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट्स कहीं ना कहीं टैक्सेस कलेक्ट कर रही हैं और उनके पास ये अथॉरिटी रहेगी।
आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या बोला है, मैं थोड़ा फास्ट इंटेंशनली जा रहा हूँ, स्लो जाऊंगा ना आप बोर होने लग जाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें रिपीट है। मैंने आपको पहले ही बोला मॉड्यूल की लैंग्वेज है, तो मुझे ऐसा रखना पड़ा और कुछ नहीं। आईजीएसटी के बारे में मैं बता चुका हूं आपको। आइटम्स विच आर नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पे हमारी बात हुई। बाकी का जो अल्कोहल है जो इंडस्ट्रियल यूज में आता है उस पर जीएसटी लग सकता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इसके अंदर कवर नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी कवर नहीं होती। टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स पे अब ये कर दिया है कि इस पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी तो लगती है, अब जीएसटी भी लगा दिया है। तो इसका जो कॉस्ट है, टैक्सेशन का जो बर्डन है, वो डबल हो चुका है। सरकार अच्छे से कमा रही है, बोले बेचो सिगरेट, जितनी बेचनी बेचो, आप एक सिगरेट पियो, सारा फंडिंग तो गवर्नमेंट को ही जा रहा है, तो उनका तो फायदा ही है। इसके बाद बात हो रही है उन टैक्सेस की, उन ड्यूटीज की जो जीएसटी में सब्ज्यूम हो चुकी है, उसके अंदर मर्ज हो चुकी है, ये बोला हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर ये जितनी भी ड्यूटीज के नाम है आपके सामने है, आप ये पढ़ सकते हो उनको। अगर कोई 4 ड्यूटीज को ऑप्शन में लेके ऑल ऑफ द अबव वाला एमसीक्यू बनाना है तो बना सकते हो। तो एक बार रीड कर लेना, नाम है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं, क्लैरिटी आ जाएगी। फ्रेमवर्क अगेन रिपीट टॉपिक, कॉमन प्रोविजंस अगेन रिपीट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स आज का टॉपिक नहीं है। रेट ऑफ जीएसटी मैं पूरा बता चुका हूं, तो इसमें आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, कल हमने रेट्स देखे थे। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, हाँ एडवांटेजेस देख लेते हैं। अब देखो एडवांटेजेस काफी सारे हैं, आप देखोगे तो 2-3 पेज के हैं। डिसएडवांटेजेस देखो कितने से, छोटा सा पैराग्राफ। ठीक है, तो गवर्नमेंट यही बोल रही है कि यार क्या कोई डिसएडवांटेज नहीं है, जीएसटी लगाने से फायदा ही फायदा है, डिसएडवांटेज तो है ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। और एडवांटेज के अंदर ना आपके वो स्कूल के, बोर्ड के या बीकॉम के पेपर्स में नहीं होता, अपने भर भर के लिखते हैं, तो बस पेज भरना है। यहाँ पे अच्छे से पेज भरा है उन्होंने। पहले बोला मेक इन इंडिया मूवमेंट को हेल्प मिलेगा, इकोनॉमी फास्ट ग्रो होगी, टैक्सेशन इजी हो जाएगा तो लोग बिजनेस करेंगे, आउट ऑफ इंडिया से लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। अच्छी अच्छी बातें करनी है तो करो, उसमें मन को अच्छा लगता है, भले कोई फायदा नुकसान तो है नहीं। तो मेक इन इंडिया मूवमेंट को बेनिफिट मिलेगा, ऐसा बोला उन्होंने। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सरकार का आर्ग्यूमेंट है कि भाई जीएसटी आने से बिजनेस करना इजी हो जाएगा, ऑन अ कंडीशन के पहले आप जीएसटी सीख जाओ। ठीक है, थर्ड पॉइंट बड़ी ऑनेस्टी से लिखा है, एडवांटेज टू द गवर्नमेंट, कि उनका टैक्स का जो बेस है, जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। तो 1 लाख करोड़ छोटी बात तो होती नहीं एक महीने की, जितना इनका कलेक्शन है, तो ऑब्वियसली वो बड़ा है और जीएसटी से बहुत पैसा सरकार कमा रही है। ट्रेड के लिए अच्छा है, बिजनेसेस के लिए अच्छा है, चीज़ें लीगलाइज हो जाएंगी, इन्वॉइसिंग सब चीज़ का होगा, बिलिंग होगा। कंज्यूमर्स के लिए भी ये चीज़ अच्छी है, किस बेसिस पे पता नहीं, वो ऐसा बोल रहे हैं कि कंज्यूमर्स को फायदा मिलेगा बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ों पे जीएसटी कम भी हुआ है। तो ऐसा मतलब पुराने टैक्सेस अगर आपके ज़्यादा लग रहे थे, जैसे रेस्टोरेंट्स पे 6% सर्विस टैक्स था, अब बोला है कि जीएसटी 5% लगेगा, तो 1% की बचत हो गई ना आपकी, बहुत बड़ी बचत है। इससे आप जो वहाँ का सर्विंग स्टाफ है उनकी टिप तो रख ही सकते हो, तो उतना स्पॉन्सर तो कर दिया उन्होंने। फिर डिसएडवांटेज की बात करें तो बोल रहे हैं कि हम भी अग्री करते हैं कि हर सेक्टर के लिए अच्छी खबर नहीं है। जो पहले टैक्सेस में कवर नहीं हो रहे थे और वो जीएसटी में आ चुके हैं, तो उनको तो बुरा लग ही रहा होगा, लेकिन देश हित में ये करना पड़ेगा, तो कोई और ऑप्शन नहीं है। लीकर पे नहीं है जीएसटी, ये उनके लिए डिसएडवांटेज है क्योंकि उनको टैक्स नहीं मिल रहा है। स्टैम्प ड्यूटी अभी भी जीएसटी से बाहर है, पेट्रोलियम अभी भी जीएसटी से बाहर है, इसमें सरकार को तो फायदा है, हमें नुकसान है। ठीक है, मॉडल ऑफ जीएसटी रिपीट टॉपिक मैं बता चुका हूँ। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि फ्रांस ने सबसे पहले 1954 में जीएसटी नाम की चीज या उसके जैसा लॉ अप्लाई किया था, और बाकी तो वर्ल्ड के अब काफी कंट्रीज में एप्लीकेबल हो चुका है। ठीक है, इसके बाद लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, एंड करते हैं उसको। आईसीएसआई के इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग जीएसटी। जब कोई भी नया लॉ, कोई नया कानून आता है, तो हमारे इंस्टीट्यूट जैसे आईसीएसआई या आईसीएआई या सीएमए का जो इंस्टीट्यूट है वो भी आईसीएआई ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स ये चाहते हैं कि हमारा प्रोफेशनल तैयार हो, कानून आते ही उसके ऊपर वेबिनार्स, सेमिनार, वर्कशॉप्स, सर्टिफिकेट कोर्सेज, कंपलसरी जो है लेक्चर्स एंड ऑल, ये सब स्टार्ट कर देते हैं, डिस्कशन एंड ऑल स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमारा प्रोफेशनल रेडी हो जाए कि हाँ भाई उसको पता है कि जीएसटी में क्या है। तो आईसीएसआई ने जीएसटी आने के बाद जो भी स्टेप्स लिए जीएसटी को समझाने के लिए अपने प्रोफेशनल्स को और अपग्रेड करने के लिए, वो सारे स्टेप्स के बारे में उन्होंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। तो ये हिस्ट्री है एक तरीके से और इन्फॉर्मेशन है, रीड ओनली है। अब इसमें एमसीक्यू बनाना तो आई डोंट थिंक कुछ ज़्यादा पॉसिबल है, क्योंकि आईसीएसआई ने अपनी खुद की तारीफ की है कि हमने जीएसटी को लेके क्या क्या स्टेप्स लिए। उनको भी सरकार को बताना होता है कि भाई हम आपके अंडर में आते हैं तो हम आपकी बात को फॉलो करेंगे और वेलकम करेंगे आपके रिफॉर्म्स को। तो ये इन्होंने यहाँ पे किया।
तो जितने भी पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं वो आपको एक बार रीड करने हैं। बाई चांस कहीं कुछ गलती से किसी ने पूछ भी लिया तो ऐसा ना हो कि आपको कुछ नहीं पता हो, एटलीस्ट आप क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शंस देख के उसको रिलेट कर पाओ, ये जरूरी है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका। और इसके साथ आज इस चैप्टर में जितना भी हमें देखना था वो हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी के जो रिमेनिंग कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं कल एंड कराऊंगा एंड देन हम आगे के चैप्टर की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।